जय हिंद। मेरा नाम अथर्व पालीवाल है और मेरे साथ संजना हम देवी अहिल्या उत्कृष्ट विद्यालय की ईएफए टीम से आए हैं। आज हम प्रसिद्ध कलाकार गौरी देशमुख का इंटरव्यू लेने जा रहे हैं। आइए चलते हैं। मैम, मेरा नाम संजना भालसे है। मैं कक्षा 11वीं गणित की छात्रा हूँ। मैम, हमारे विद्यालय में हर प्रतिमाह एक हस्तलिखित पत्रिका बनाई जाती है जिसमें हमें किसी विशेष व्यक्ति का साक्षात्कार लेना होता है। आज हमारे लिए गर्व की बात है कि हमें आपका साक्षात्कार लेने का अवसर मिला। मैं संजना भालसे और मेरे साथ है अथर्व पालीवाल। कृपया हमें आपका साक्षात्कार लेने की अनुमति प्रदान करें। मैम, मेरा प्रथम प्रश्न यह है कि यदि आपको आपके बचपन में वापस जाने का मौका मिले तो आप कौन सी कक्षा में पढ़ना पसंद करेंगे और क्यों? मैं कक्षा 6ठी में पढ़ना चाहूँगी, क्लास 6 में, क्योंकि मैं पहले गायन विधा में भी थी और मैं सरस्वती विद्या मंदिर से पढ़ी हूँ। तो वहाँ पर शारीरिक और बौद्धिक प्रतियोगिता कॉम्पिटिशन्स होते थे। तो मैं पहले गायन विधा में थी और जब मैं 6th क्लास में आई तब शास्त्रीय नृत्य का एक विधा कंपटीशन में आ गई। तब मुझे वहाँ से कथक के प्रति एक प्रेम भावना स्टार्ट हो गई कि मुझे कथक करना ही है। नहीं तो पहले फोक कर लिया, वेस्टर्न कर लिया, कथक के प्रति पता नहीं था कि कथक क्या होता है या शास्त्रीय नृत्य क्या होता है। तो वहाँ मुझे करने का मौका मिला, मैंने वहाँ स्टार्ट किया और मेरे टीचर्स ने मुझे बहुत सपोर्ट किया और मुझे वहाँ से ऐसा लगा कि मैं इस विधा में अपना करियर बना सकती हूँ और मैं इसको अपने साथ पूरे टाइम रखना चाहती हूँ। मैं मतलब पूरा टाइम नृत्य कभी छोड़ना नहीं चाहती। तो मैं कक्षा 6ठी में वापस जाने का मुझे मतलब मन है। थैंक यू। मैम, मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि आपके बचपन से लेकर आज तक ऐसी कोई चीज़ जो आपकी नज़रों में अभी भी नहीं बदली? मेरे जीवन में नृत्य के प्रति प्रेम कभी नहीं बदला। मतलब मैं बचपन से ही नृत्य करते आ रही हूँ और कभी ऐसा नहीं होता कि मैंने इतने सारे परफॉर्मेंस दे दिए हो तो इंटरेस्ट ख़त्म हो गया हो। आज भी छोटा प्रोग्राम हो या बड़ा प्रोग्राम हो, आज भी अगर मैं कहीं परफॉर्म करने जाती हूँ तो मुझे उतना ही एक्साइटमेंट होता है। मतलब वो बदला नहीं है कभी। आज भी मुझे कोई डांस सिखाना हो तो मैं उतना ही इंटरेस्ट से उसको सुनती हूँ, सिखाती हूँ, न्यू कोरियोग्राफीज बनाती हूँ और डांस करती हूँ। मतलब कभी कुछ चेंज नहीं हुआ है। मुझे पहले भी उतना ही एक्साइटमेंट था कि मेरा कल परफॉर्मेंस है और आज भी उतना ही एक्साइटमेंट है, मुझे वहाँ जाना है या मुझे कहीं सिखाना है, कहीं नई कोरियोग्राफी करना है। तो वो चीज़ मेरे लिए बचपन से आज तक नहीं बदली है। बचपन में आपके सामने कौन कौन सी चुनौतियाँ थीं? चुनौतियाँ तो सभी के वैसे लाइफ में होती है और एक आर्टिस्टिक लाइफ में बोलो या एक नॉर्मल लाइफ में बोलो तो मैं एक मिडिल क्लास फैमिली से ही बिलोंग करती हूँ और कई फैमिलियों में या अभी भी होता है ऐसे कि पढ़ाई करो और आप हॉबी के तौर पे इसको देख सकते हो, करियर नहीं बना सकते। मतलब आपके पेरेंट्स पहले आपको यही बोलते हैं कि हॉबी ठीक है, आप ये पहले देखो कि पढ़ाई में क्या कर रहे हो या इसको सेकेंड ओपिनियन रखो। पर मेरे इसमें यही है कि मैंने कभी इसको छोड़ा नहीं। ये चलता गया मेरे साथ में और यहाँ पर मुझे कोई मतलब खरगोन में हो कोई गुरु मिला नहीं जहाँ मैंने सोचा कि मुझे नृत्य किसी से सीखना है। और कथक एक ऐसा नृत्य है या शास्त्रीय संगीत एक ऐसी चीज़ है जो बिना गुरु के आप नहीं सीख सकते। और मैंने जब देखा कि खरगोन में मेरे को सिखाने वाला कोई नहीं है तो मैं बड़वा गई सीखने के लिए। वहाँ पर भी कोई वो नहीं था कि आपके रुकने की व्यवस्था है। आपको सुबह में मुझे बस से जाना होता था, क्लासेस लेना होती थी, रात में वापस आना होता था। कभी रुकने की व्यवस्था मिल गई तो रुको, नहीं मिली तो वापस घर आ जाओ। वहाँ से मैंने क्लास ऊपर गई। मतलब जब मैंने 2nd ईयर 3rd ईयर गांधर्व से देना स्टार्ट किया तो मैंने इंदौर में ज्वाइन किया। वहाँ मैं बहुत घूमी, गुरु ढूंढे पहले तो कि कौन सी गुरु से सीखना चाहिए। वहाँ पर गुरु मिले, उनसे सीखा। उसके बाद मैं कहीं उज्जैन सीखी, भोपाल सीखी। मतलब मैं
अपने गुरु को ढूंढते ढूंढते बहुत गई हूँ कि कोई मुझे ऐसे मिल जाए जो मुझे सिखाए या मेरे अंदर की वो खूबी पहचाने। तो मैंने ऐसे ही करके एग्ज़ाम वगैरह पास की, सिर्फ गांधरवी यूनिवर्सिटी की। और उसके बाद मुझे जब ऐसे गुरु मिली जो जिन्होंने मेरी खूबी पहचानी और उन्होंने मुझे यहाँ तक आगे बढ़ाया है। और नॉर्मल लाइफ में बोलूँ तो मैं एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करती हूँ, और ये आपको पता होता है कि इन सब चीज़ों में आपको खर्चा भी चलाना है, आपको घर पे भी देना है। और मैंने क्लास 9-10 से ही पता है कि 9-10 के बच्चे अब कुछ नहीं कर सकती, जॉब वगैरह तो कर नहीं सकती, पढ़ाई भी आपको करना होती है। तो मुझे पता था कि मैं डांस वगैरह तो सिखा के थोड़ा बहुत मैं कर सकती हूँ। तो मैं पहले संगीत वगैरह कर लेती थी, 10th क्लास से या 11th क्लास में संगीत सिखा देती थी, उससे कुछ मैं अर्न कर लेती थी जिससे मैं फीस वगैरह दे पाती थी। उसके जस्ट बाद मैंने 12th के बाद ही मैंने फर्स्ट जॉब ज्वाइन कर ली थी डांस टीचर की, अविजन्स पब्लिक स्कूल में। तो मेरा ऐसा रहा कि मेरा डांस सीखना भी है और इधर पैसे भी कमाना है, देना भी है। तो ये बड़ी चुनौतियाँ थी कि आप ऐसे नहीं हो कि घर से ही पेमेंट मिल रहा है या घर से, आपको सब कुछ आपके थ्रू करना है, आपको आगे बढ़ना है तो आपको ही कमाना है, आपको और आगे जाना है तो आपको ही सीखना भी है, सिखा के करना भी है। तो काफ़ी सारी चुनौतियाँ आई है। मैम, मेरा प्रश्न आपसे यह है कि एक कलाकार बनने के लिए क्या क्या चीज़ें होना आवश्यक है? सबसे पहले कलाकार बनने के लिए आपको पहचानना होगा कि कौन सी विधा में आपकी रुचि है। मतलब ऐसे नहीं कि मुझे आज ये पसंद है, कल वो पसंद है, आज मुझे गाना गाना है, कल मुझे डांस करना पसंद है, तीसरे दिन मुझे पेंटिंग भी थोड़ी अच्छी लगती है। नहीं, आपको मन से क्या अच्छा लगता है पहले उसकी तरफ ध्यान दो और उसको दृढ़ निश्चय करो या आत्मविश्वास रखो कि उसको आप आखिरी तक लेके जाओगे अगर आप में वो चीज़ है। और कलाकार बनने के लिए सबसे पहले आपके जीवन में अनुशासन होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आपको डिसिप्लिन में रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आपको रियाज प्रैक्टिस की तरफ उतना ही ध्यान देना है जितने आप सारी चीज़ों की तरफ ध्यान देते हो। ऐसे नहीं कि आपने 1 घंटा रियाज कर लिया, बस मुझे टीचर ने 1 ही घंटा कहा था या हाफ आवर ही कहा था। आपको टाइम का या घड़ी को देखकर रियाज नहीं कर सकते। आपका मन है, आपने प्रैक्टिस करना स्टार्ट करी, आप देख नहीं रहे हो कि 1 घंटा हुआ, 2 घंटा हुआ। आपको जब तक मन कर रहा है तब तक आप रियाज करो। रियाज करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मतलब ये नहीं है कि आप बहुत कुछ सीख गए हैं तो रियाज करोगे नहीं। बड़े बड़े लोग आज भी उस मुकाम तक पहुंच गए हैं, तभी भी उनका मॉर्निंग 4 बजे का या ब्रह्म मुहूर्त में बोलते हैं शास्त्रीय संगीत में जो प्रैक्टिस या रियाज करना चाहिए, उन्होंने आज तक छोड़ा नहीं है। और संगीत तो ऐसी चीज़ है, लता मंगेशकर जी कहती है कि अथाह सागर है, ये कभी कोई प्राप्त नहीं कर सकता। आपकी उम्र कितनी भी हो जाए, आपको ये सीखते ही रहना पड़ेगा, वो कंप्लीट नहीं हो सकता कभी। दूसरी चीज़ ये है कि आप जिनको गुरु मान रही है, गुरु मानते हैं, तो उनको आपको सब कुछ समर्पित करना पड़ेगा। आपको इनसे ये क्वेश्चन पूछने का या अधिकार नहीं है कि मैं कितने दिनों में ये सीख जाऊंगी या मुझे क्या करना है या मुझे ये परफॉर्मेंस देना है तो मैं आपके जैसे परफॉर्मेंस या मैं कब दे पाऊंगी। आपको फल की चिंता नहीं करना, आपका प्रेम है उसके प्रति, आपकी हॉबी है तो कंटिन्यू उसको करते जाओ। ये नहीं कि मुझे ये कब मिलेगा, फेम कब मिलेगा, ये सोचना गलत है। आपका मन है, आपकी इच्छा है, प्रेम है उसके प्रति तो आप करते जाइए, रियाज करते जाइए। और दूसरी बात, अभिभावक के प्रति, पेरेंट्स के प्रति पूरा समर्पित हो जाना। वो क्या सिखाते, सबसे पहले गुरु और अभिभावक। आप अगर इस यहाँ पर खड़े हैं तो आपके पीछे अगर पेरेंट्स का आशीर्वाद और गुरु का आशीर्वाद नहीं है तो आप कुछ नहीं कर सकते जीवन में। आपके पीछे कोई ना कोई बड़ा होता है तभी आप ये मुकाम हासिल कर सकते हैं। तो गुरु के प्रति समर्पित रहना, अभिभावक के प्रति समर्पित रहना। उसके बाद आप जिस फील्ड में हैं, अगर आप संगीत या कथक में हैं तो आपको सब चीज़ों का नॉलेज होना चाहिए। ये नहीं कि मैं अगर डांस करती हूँ तो मुझे डांस का ही नॉलेज है, मुझे तबले का भी नॉलेज होना चाहिए, मुझे संगीत का भी नॉलेज होना चाहिए कि तबले वाले को मैं बता सकूँ कि आपको क्या बजाना है। संगीत में आपको पढ़न करना आना चाहिए, गाना आना चाहिए। सारी चीज़ें आपको, जो भी आपके आसपास है वो सारी चीज़ें आपको आना चाहिए। थर्ड कि आपको सकारात्मक ऊर्जा बहुत रखना पड़ेगी।
आप निगेटिविटी से थोड़ा दूर ही रहिए तो अच्छा है कलाकार के लिए, कि आप निगेटिविटी, क्योंकि आप किसी को सिखाते हैं या कहीं परफॉर्म करते हैं तो परफॉर्म करने के बाद भी आपके जो ऑरा बनता है तो सकारात्मकता होना चाहिए उसमें। अगर आप जो सोचते हैं ना, जब भी आप परफॉर्म करते हैं वो सामने दिख जाता है। एक अच्छे इंसान बनने की बहुत ज़रूरी, अगर आप एक अच्छे इंसान हैं तो आप अच्छे कलाकार भी हैं, क्योंकि आप जो अंदर मन में सोचते हैं वो आपके प्रोग्राम में या आपके परफॉर्मेंस में दिखता है। तो मुझे ये सारी चीज़ें लगता है कि अच्छे कलाकार बनने के लिए सब कुछ चाहिए होता है। मैम, यदि बच्चे, छोटे छोटे बच्चे यदि एक कलाकार बनना चाहे तो उसके लिए उन्हें क्या क्या करना चाहिए? यही सब सारी चीज़ें मैंने जैसे बताया है कि उनके जीवन में डिसिप्लिन होना बहुत ज़रूरी है। आप गुरु को चुन रहे हैं तो आप थोड़ा पेशेंस रखिए। देखो, संगीत एक धैर्य का ही चीज़ है। आप धैर्य रखिए, रियाज कीजिए। मतलब आप ये नहीं सोचिए कि मुझे वीडियो बनाना है या मुझे फेम चाहिए या शो ऑफ चाहिए। ये संगीत से बहुत दूर की चीज़ें हैं। तो अगर कुछ बच्चे बनना चाहते हैं कलाकार तो उनको डिसिप्लिन होना बहुत ज़रूरी है। गुरु के प्रति आप खुद को समर्पित करना बहुत ज़रूरी है। अभिभावक के प्रति उतना ही समर्पण भाव होना ज़रूरी है। अगर आप मतलब गुरु को पता होता है कि आपको कब परफॉर्म करने दिया जाए, कब आप काबिल होते हैं, तो आप पूरा समर्पित भाव से गुरु के साथ चले। दूसरा, आपको रियाज करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मतलब ये नहीं है कि मैं 2 दिन बाहर चला गया या 2 दिन बाहर चली गई हूँ तो मैं रियाज नहीं करूँगी। आप डेली खाना खाते, रोज़मर्रा की चीज़ें करती है, वैसे ही आपके रियाज का भी वैसे ही है कि आप रियाज के बिना नहीं, मुझे रियाज करना ज़रूरी है। तो रियाज काफ़ी ज़रूरी है। और सारी चीज़ें ये है कि ऐसे चेंज नहीं होना। अभी बच्चों में काफ़ी ये देखने को मिल रहा है कि देख देख के अपनी हॉबी चेंज कर लेना, कि अभी ट्रेंड में क्या चल रहा है, डांस चल रहा है तो मैं अभी डांस करूँगी, ट्रेंड में अभी संगीत चल रहा है तो मैं अभी म्यूज़िक गाऊँगी, पेंटिंग हो रही है, थोड़ा वीडियो देखा तो मैं पेंटिंग करूँगी, थोड़ा वीडियो देखा मैं कुकिंग करूँगी। ये चीज़ें आपको खुद पता होना चाहिए कि आप पहले खुद मनन करके, चिंतन करके ये सोचिए कि अगर आपकी हॉबी है तो आपको आखिरी तक इसे लेके जाना है और उस पर आत्मविश्वास बनाए रखिए कि मुझे ये करना ही है। बच्चों के लिए इतना ही ठीक है। मैम, मेरा प्रश्न यह है कि एक कलाकार बनने के लिए आपकी प्रेरणा क्या थी और आपके गुरु कौन थे? जब मैं ऐसे कॉम्पिटिशन्स में गई थी, तब एक मैं शास्त्रीय नृत्य, मतलब मैंने स्टार्ट ही किया था सीखना, मुझे इतना नॉलेज नहीं था। और तब कॉम्पिटिशन्स में बस उस टाइम मुझे बस जीतना है या उतना ही करके आना है, सीखा कुछ नहीं था इतना। तो मेरे कॉम्पिटिटर में एक लड़की थी जो बोल भी नहीं सकती थी और सुन भी नहीं सकती थी, पर वो उस टाइम प्रथम स्थान भी उसने प्राप्त किया था। और उसको देखकर मैं उस दिन इतना चौंक गई थी कि इस बच्ची को ना सुनाई दे रहा है और ना वो बोल पा रही है। ठीक है, बोल पाना एक ठीक है, पर आपको बीट ही नहीं सुनाई देना। और कथक एक मात्रा का है कि अगर वहाँ एक बीट बज रही है तो आपका एक बीट आपके फुटवर्क से आपको दर्शाना होती है। तो वो कैसे कर लेती है, ये फील है सब कुछ, ये भगवान का एक आशीर्वाद ही होता है। तो मैं उस दिन वो एक मेरे लिए प्रेरणा थी और मैंने उस दिन ठान लिया था जैसे कि मैं इसमें, मेरे पास तो सब कुछ है तो मैं क्यों नहीं कर सकती। तब मैंने ढूंढना अपने गुरु को स्टार्ट कर दिया, यूट्यूब से सीखना स्टार्ट कर दिया। उस ज़माने में मेरे गुरु यूट्यूब भी थे और काफ़ी सारे गुरु रहे जिनसे मैंने सीखा। और फर्स्ट मेरी गुरु मेरी मम्मी और मेरी दीदी थी, जिन मतलब आजकल के पेरेंट्स का ये हो गया है कि मेरा शौक था तो मेरे बच्चे ने करना चाहिए, उससे पूछ लेते हैं, उसको इंटरेस्ट है थोड़ा थोड़ा ठीक है, बट अगर वो कर नहीं पा रहा है, एडजस्टमेंट नहीं हो रहा है उसकी लाइफ में, तो वो छुड़वा भी देते हैं क्लासेस, या ठीक है बेटा रहने दो। पर मेरे इस पे ये था कि मेरी मम्मी ने मुझे डांस के लिए भी उतना ही मारा है जितना पढ़ाई के लिए मारा है। मतलब अगर मेरा परफॉर्मेंस है तो मतलब मैं लेती थी, या ऐसा लगता था कभी कभी कि डांस में छोड़ दूँ, मेरी तो हॉबी है, मेरे को उसके लिए क्यों मार खाना पड़ रही है। पर मेरी मम्मी, अगर एक्सप्रेशन नहीं आ रहा है तो रात के 2 बजे तक 3 बजे तक वही एक्सप्रेशन देने की, नहीं दो तभी सोने को मिलेगा या तभी खाना मिलेगा तुमको, अगर नहीं करना है तो पूरी तरीके से उसको बंद कर दो, या करना है तो उसको अच्छे से करो। तो मेरी पहली गुरु तो मेरी मम्मी थी और मेरी दीदी भी थी, सारे डांसेस वो मुझे सिखाती थी।
और उसके बाद जब लॉकडाउन रहा तब मैंने बहुत सारे गुरुओं से सीख लिया था हालांकि। और मेरे शुरू से मतलब जिनको मैं फॉलो करती थी कथक में, पंडित बिरजू महाराज जी और संजनी कुलकर्णी दीदी। तो लॉकडाउन में मुझे जैसे ही पता चला कि ऑनलाइन क्लासेस लेने लग गए हैं सभी, क्योंकि पहले ऑनलाइन क्लासेस नहीं होती थी, तो तब मैंने उनको मेल किया, मेरा डांस वीडियो भेजा और उनसे कहा कि मुझे बहुत इच्छा है आपसे सीखने की, मुझे सिर्फ आपसे मिलने का और सीखने का मौका मिल जाए तो मतलब मेरी एक सपना पूरा हो जाएगा। तो उन्होंने मेरा एक डांस का वीडियो भी देखा, उनको लगा कि हाँ मैं कर सकती हूँ, और उन्होंने अपना नंबर शेयर किया और उन्होंने मुझसे बात की। उन्होंने मुझे दिल्ली बुलाया, इनवाइट किया, उनसे मैंने क्लासेस ली, वर्कशॉप ली और उनसे मैं अभी तक सीख रही हूँ। तो गुरु वो होता है जो आपको डांस या कोई भी चीज़ सिखाता नहीं है, आपके अंदर की खूबी पहचान सके कि इस बच्चे में ये टैलेंट है या इस बच्चे में ये टैलेंट है और इसको इसी के बीच आगे बढ़ना चाहिए। मतलब 2 से 3 साल में जो मैंने दीदी से सीखा वो मैंने और किसी से नहीं सीखा। उनका रहने, बात करने का तरीका, उनसे सब कुछ करने का, रंगमंच को कैसे सजाया जाता है, म्यूजिशियंस से कैसे बात की जाती है, खुद को कैसे तैयार किया जाता है, और उन्होंने मुझे बहुत आगे बढ़ाया। उन्होंने मेरी सारी खूबी पहचानी और मैं आज कल उनके साथ परफॉर्मेंस भी देती हूँ, स्टेज भी शेयर करती हूँ, उनके साथ मैंने सारे प्रोग्राम भी किए हैं। मैम मेरा अगला प्रश्न ये है कि बचपन में ऐसे कौन कौन से खेल थे जिन्हें आप सबसे ज़्यादा खेलना पसंद करते थे? बचपन में मुझे ना स्पोर्ट्स खेलना बहुत अच्छा लगता था और खो खेलना, कबड्डी खेलना बहुत अच्छा लगता था। कभी कभी मतलब ध्यान भटक जाता था कि हमारे इसमें मैंने जैसे कहा कि शारीरिक और बौद्धिक प्रतियोगिता होती थी सरस्वती में, तो वो अलग अलग होती थी। मतलब आप इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं या शारीरिक में कर सकते हैं, तो वो बड़ा चैलेंजिंग होता था कि स्पोर्ट्स बहुत अच्छा लगता था और कभी कभी ध्यान भटक भी जाता था कि डांस या म्यूजिक रहने देते हैं, इस बार स्पोर्ट्स कर लेते हैं। तो सरस्वती के दीदी आचार्य जी का पर बहुत साथ रहा कि मेरे एक आचार्य जी थे, परचुरे आचार्य जी करके, तो मैंने बहुत खो खो में एक बार प्रैक्टिस कर ली, बहुत अच्छा कर लिया खो खो में, और मुझे पता था कि मुझे ये टीम के साथ जाना है। आखिरी में जब उनको पता चला कि गौरी भी जा रही है साथ में, तब उन्होंने मुझे ऑफिस में बुलाया और समझाया कि आपकी लाइन ये नहीं है, आपको डांस में ही जाना है, आपको गायन में ही जाना है, क्योंकि आपकी विधा वो है। तो मुझे स्पोर्ट्स में या खो खेलना और ये सबको बहुत अच्छा लगा, योगा करना वगैरह ये मुझे बहुत अच्छा लगता है अभी भी। मैम जैसा कि आप देख रही है हमारे विद्यालय के विद्यार्थी भी यहाँ पर उपस्थित है, आप उनसे कुछ कहना चाहेंगी? मैं यही कहना चाहती हूँ कि अगर आपको हॉबी के थ्रू कुछ पसंद है, और ये नहीं होता कि आप उसमें करियर नहीं बना सकते, अगर आपका आत्मविश्वास है कि मैं ये करना चाहती हूँ या ये सीखना चाहती हूँ, तो आप उसमें बिल्कुल सब कुछ कर सकते हैं। आज ये नहीं होता कि गायन शैली में या नृत्य शैली में आप करियर नहीं बना सकते, बस हर विधा में पढ़ाई हो चाहे संगीत हो, उसमें आपको उतना ही पॉजिटिव और उतना ही ईमानदार होना पड़ेगा। कि अगर आप हॉबी में जाना चाहते हैं, संगीत के इसमें करियर बनाना चाहते हैं, तो आप ईमानदार रहिए कि आप उतना ही रियाज करेंगे, उतना ही उसे भी ध्यान देंगे जितना आप पढ़ाई में दे रहे। अगर आपको पढ़ाई में जाना है तो उसके प्रति भी आपको उतना ही ईमानदार होना पड़ेगा। अभी बच्चों में या स्टूडेंट्स के लिए सीरियस होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अभी 12th होने के बाद फिर बच्चे सोचते हैं कि मैं क्या करूँ, या फिर चेंज हो जाता है माइंड। तो सबसे ज़रूरी है मेडिटेशन, योगा वगैरह सब कीजिए, चिंतन कीजिए कि आपको आगे क्या करना है, और उसके लिए सही राह देने के लिए गुरु अपना चुनिए सही, और गुरु ऐसे चुनिए जो आपको सब कुछ दे सके और आप भी उनको उतना ही सम्मान के साथ खुद को समर्पित कर सके कि अगर गुरु जो बोलते हैं हम उसी राह पे आगे बढ़ेंगे। तो ईमानदारी और चिंतन के आज के स्टूडेंट को बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। थैंक यू मैम, आप अपना बहुमूल्य समय निकालकर यहाँ आए एवं हम बच्चों को कथक के बारे में इतनी महत्वपूर्ण जानकारियाँ दी, इसके लिए मैं अपने पूरे विद्यालय परिवार की तरफ से आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आभार करता हूँ। मैं भी माननीय प्राचार्य जी
गुप्ता सर और सारे टीचर्स, सारे स्टूडेंट कि आपने मुझे यहाँ इनवाइट किया, मुझे इतना काबिल समझा कि मेरे जीवन के बारे में आप इतना ध्यान से सुन रहे हैं और फॉलो कर रहे हैं। तो थैंक यू सो मच सर, धन्यवाद।